नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं संजना सखी से, जो अर्धनारीश्वर धाम वैष्णव अखाड़े की महामंडलेश्वर चुनी गई हैं अभी हाल ही में। किन्नर समाज से चुनी जाने वाली मध्य प्रदेश में ये पहली सदस्य हैं, तो इस लिहाज से ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ साथ ये इलेक्शन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो दो पद एक साथ संभालती हैं। ये बहुत गौरव की बात है प्रदेश के लिए ये, और इनके लिए तो है ही। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये महामंडलेश्वर का पद जो आपको मिला है, इसकी भूमिका क्या होती है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका रोल क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम भूमिका की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने परिवार में जिस तरीके से एक छोटा या बड़ा होने का भूमिका निभाता है, वैसे ही जब समाज से बाहर रहकर हम सामाजिक क्षेत्र में हों या धर्म के क्षेत्र में हों, तो वो अपना एक दायित्व एक साधारण और जो एक नियमित रूप से होता है, हम वैसे निभाते हैं। यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में जो महामंडलेश्वर का पद जो मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो किन्नर समाज, क्योंकि सनातन संस्कृति से आपने देखा है कि वेदों पुराणों में हम लोगों का वर्णन है, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन्नर समाज से अगर कोई सनातन संस्कृति को जीवंत रख सकता है, तो वो शायद हमारा किन्नर समाज। तो शायद मेरी जो भूमिका रहेगी वो यही रहेगी कि राष्ट्र की जो भी संस्कृति है उसको जीवंत रखना है, और आगे इसको जिस तरीके से महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ, शिखंडी ने धर्म की स्थापना की, वैसे ही शायद आज धर्म के क्षेत्र में हमारा किन्नर समाज आगे आ रहा है। और जो अगर हमें जो उपलब्धि मिल रही है, जो मुझे पदवी मिली है, तो मेरा प्रयास रहेगा और मेरी भूमिका यही रहेगी कि मैं अपनी राष्ट्र की सनातन संस्कृति को और यहाँ की जितनी भी हमारा राष्ट्र के प्रति जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको जीवंत रखूं। तो यही मेरी मुख्य भूमिका रहेगी इसमें। अच्छा, देखिए, बहुत कम ऐसा होता है, खासतौर से किन्नर समाज से इतना सांस्कृतिक रूप से कह लें, आप पुरातन आप जैसा भी आप बता रहे हैं, आप महाभारत काल की भी बात कर रही हैं, तो हम इस सारी सभ्यता को अगर एक साथ लेकर के चले तो ये रास्ता बड़ा मुश्किल होता होगा इस पद तक पहुंचने के लिए। तो धर्म के प्रचार प्रसार में अब आपकी किस तरह से आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं अगर शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत में जो मैंने देखा है, आरंभ मेरा जो रहा शिक्षा से लेके सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में जो मेरा की योगदान रहा है, प्रयास रहा है मेरा कि हमारे किन्नर समाज की छवि को सकारात्मक रूप से स्थापित कर सकूं, वो मेरा प्रयास रहा है। और शायद आध्यात्म से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है बचपन से ही, तो शायद वो आध्यात्म का भी एक असर रहा है, प्रभाव रहा है, जो आज यहाँ तक मैं सफ़र करके पहुँची हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरी पूरा किन्नर समाज एक सहयोग कर रहा है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि बात हमारी किन्नर समाज के सम्मान की है, जो सदियों से उपेक्षित रहा है, तो धर्म का क्षेत्र जो है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। क्योंकि जो हम बात कर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सनातन धर्म में या वेदों पुराणों में किन्नरों का उल्लेख है, उसके बाद भी आज वर्तमान में हम उपेक्षित वर्ग हैं। तो ये एक धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर शायद हमारी चुनौती की तरह चुनौती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी, और शायद इसमें हमारा पूरा किन्नर समाज बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि बात हमारे स्वाभिमान, आत्मसम्मान और हमारे पूरी किन्नर समाज की है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे प्रयागराज जी में कुंभ हो रहा है, कुंभ तो हर 12 साल में होता है। कुंभ को आप, अभी हम जब बाहर चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था आप उत्तराखंड से हैं जी। उत्तराखंड तो देवभूमि है। इसी से जोड़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रयागराज की परंपरा, कुंभ की परंपरा बहुत पुरानी है, तो प्रयागराज की कुंभ की जो परंपरा है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप भारतीय संदर्भ में? ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है, ये कुंभ और इसकी परंपरा जो सनातन काल से चली आ रही है? बिल्कुल, जो आज महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, और ये महाकुंभ जो है सनातन धर्म जब उत्पत्ति हुई उसी समय से
ये परंपरा चली आ रही है। महाकुंभ का जो संस्कृति पर्व है वो चला आ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कई युगों तक ये जारी रहेगा। यहाँ पर अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं और किन्नर समाज की बात करते हैं तो एक छोटा सा कि देवासुर संग्राम जब हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों में अमृत भी था एक रत्न, और जब अमृत रत्न को लेकर संघर्ष हो रहा था, तो उसी में जब भगवान विष्णु ने कि मोहिनी अवतार लेके अमृत का जो है देवताओं को पान कराया, और उसी में जो है एक असुर देवताओं के भेष में आके जब उन्होंने अमृत का पान कर लिया, जो राहु केतु, तो वहीं पर जब उन्होंने मोहिनी अवतार रखा तो सबसे पहला अवतार वही था जो आज हमारा स्वरूप माना जाता है। तो आप देखेंगे सनातन में किन्नरों का कितना उल्लेख, कितना वर्णन है और कहीं ना कहीं पूजनीय है। चाहे वो मोहिनी अवतार रहा हो, चाहे वो शिखंडी का हो, चाहे ब्रह्मलाह का हो, तो ये हमारा एक वर्णन जो है हर वेदों में उल्लेख है। उसके बाद भी अगर आज क्या रामायण में भी ये उल्लेख कहीं आता है? जी बिल्कुल। जब रामचरितमानस में जो है कि राम जी को जब वनवास हुआ था, और वनवास के दौरान 14 वर्ष का जब वनवास होता है तो अयोध्या के समस्त नर और नारी, पूरे अयोध्यावासी उनको सरजू तट पे विदा करने जाते हैं। तब राम जी जो है समस्त अयोध्यावासियों को बोलते हैं कि समस्त नर और नारी अपने अपने घर को प्रस्थान करिए, क्योंकि किन्नर भी उस समय उपस्थित थे, ना तो वो नर में थे ना नारी में थे। तो उनको लगा कि शायद हमें घर जाने की आज्ञा नहीं है, तो हमें यहीं पर प्रतीक्षा करना है। जब आप देखते हैं 14 वर्ष के बाद में राम जी वनवास करके आते हैं। आप एक दोहा पढ़ रहे थे अभी कुछ देर पहले। बिल्कुल, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर सकल मजाही त्रिवेणी, कि जो किन्नर हैं वो नर से ऊपर हैं और देव से नीचे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्नर तो शुरू से पूजनीय हैं, जिन्हें उपदेवता की श्रेणी में रखा गया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को पूजनीय बनाती हैं, सम्मानीय बनाती हैं, लेकिन शायद वर्तमान स्थिति अभी इतनी अच्छी हमारे प्रति समाज में नहीं है। अच्छा, ये जो अर्धनारीश्वर धाम वैष्णव किन्नर अखाड़ा है, ये पहले तो ये देश भर की अगर हम बात करें तो ये कब से चल रहा है, और मध्य प्रदेश में इसका गठन कब हुआ? मेरी जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका गठन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इसकी घोषणा जो है महाकुंभ के दौरान की गई है। और इसका जो विस्तार है वो पूरे 8 देशों में है, और यहाँ पे हमारे 8 देशों से इस अखाड़े में लोग जुड़े हुए हैं हमारे समाज के। और हमारे अर्धनारीश्वर धाम वैष्णव किन्नर अखाड़े का उद्देश्य है कि सिर्फ इसमें किन्नर ही नहीं, हम स्त्री और पुरुष को भी जोड़कर अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा को जीवंत रखें और उसको आगे तक लेके जाएं। अच्छा, तो ये महाकुंभ में जो आपका अखाड़ा का आपका भी पंडाल वहाँ होता है, वहाँ प्रचार प्रसार में आप लोग भी सहयोग करते हैं, किस तरह की वहाँ पर भूमिका होती है? जी बिल्कुल, जैसे बाकी और अखाड़े हैं उसी में हमारा भी सेक्टर 8 में प्लॉट नंबर 64 में आप देखेंगे हमारा अखाड़ा, हमारे भी जो पंडाल लगा हुआ है, हमारा खालसा लगा हुआ है। अगर आप जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो अन्य अखाड़ों की तरह हमें भी वही दर्जा और वही सम्मान वहाँ प्राप्त हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप तो महाकुंभ होकर के आए हैं, आपको ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, इसके दौरान आप महाकुंभ में ही थे या कहाँ पर? जी मैं महाकुंभ में ही थी। अच्छा। इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसमें? सबसे पहले हम जब गए तो हमारा पूरा 13 तारीख को हमारी छावनी प्रवेश हुआ। उसके बाद में दूसरे दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को शाही स्नान के बाद हमारे लिए जो पट्टाभिषेक होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हुई पूरी विधि विधान से। और 4 राज्यों के महामंडलेश्वर घोषित किए गए, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से मुझे किया गया है, झारखंड से और बिहार से है, और बाकी हमारे साथ में किन्नर समाज जुड़ा हुआ है, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किन्नर समाज जो है राष्ट्रहित में अपना योगदान। जी, हिमांगी सखी जी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर महामंडलेश्वर हैं, तो उनकी भूमिका इसमें क्या होती है? और दूसरा सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उनके साथ जो ये सखी शब्द लगता है, जो आपके साथ भी लगा है, आपको संजना सखी के नाम से हम जानते हैं, तो ये सखी शब्द जो है इसका उद्भव कहाँ से हुआ? क्या इसके पीछे भी कोई विचारधारा है या कोई सोच है, या इसका उदय कैसे हुआ? बिल्कुल, क्योंकि सखी जो टाइटल है वो हमारी गुरु को, जो हमारी जगत गुरु हिमांगी सखी माँ है, उनका टाइटल है। उन्होंने ही हमें सखी दिया है, क्योंकि उनका जो एक परंपरा है जिस वो संप्रदाय से रही, वहाँ से उनको सखी का नाम दिया गया। तो उस परंपरा को जीवंत रखते हुए उन्होंने सखी का जो है हम लोगों को उपनाम दिया है। और ये हमारे अखाड़े का भी एक टाइटल है कि हम, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से हैं तो वहाँ पे हम सखी से संबोधित होते हैं। और क्योंकि हम खुद
कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के उपासक माने गए हैं किन्नर, क्योंकि शिव जी के तो स्वरूप है ही अर्धनारीश्वर। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि कृष्ण जो हैं शंकर जी के आराधक हैं और शंकर जी जो हैं कृष्ण के, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है लागू होती हैं इस वजह से। संजय जी, अब आप एक सामान्य किन्नर से एक बहुत महती भूमिका में हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये कोई बहुत तपस्या होती है जब आदमी इस तरह से अपने समाज में ऊपर उठ करके इस स्तर पर आ जाता है। तो अब आपके समाज में आपको किस तरह से देखा जाता है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग सबका नज़रिया होता है, मैं सबका तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरी गुरु मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद है आज उन्हीं का और मेरे किन्नर समाज का सहयोग है शायद, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। बाकी तो फिर दुनिया में क्या है, लोग पीठ पीछे क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, और ये चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप अच्छा करेंगे तो बुराई सबसे पहले आपके पीछे खड़ी होगी। हमें अच्छाई को देखते हुए आगे बढ़ना है, ना कि बुराई के ऊपर अपनी ऊर्जा को समाप्त करना है। अच्छा, आप प्रदेश की पहली महामंडलेश्वर हैं, तो इसमें अब आपकी भूमिका क्या होगी? मतलब आप कल्याण के काम में भी निश्चित रूप से, धर्म के काम में भी, अपनी संस्कृति के लिए भी कई तरह के आयाम अब मुझे लगता है आपके सामने चुनौती के रूप में भी होंगे और कार्य को परिणित करने के रूप में भी होंगे। तो ये एक चुनौती के साथ साथ आपको और क्या लगता है कि अब आपकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो गई है? बिल्कुल, सबसे पहले मेरा धर्म है कि मेरे किन्नर समाज को सम्मानीय और एक समाज की मुख्य धारा में सकारात्मक छवि के साथ में स्थापित करना है। दूसरा मेरा जो भूमिका है वो ये है कि धर्म और सामाजिक सांस्कृतिक हमारी जो परंपरा है उनको भी किन्नर समाज के साथ साथ स्त्री और पुरुष तीनों वर्ग को लेके चलना है। और मेरा तो यही उद्देश्य है और यही भूमिका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को शिक्षित करें, चाहे वो भगवत गीता का हो, रामायण का हो, गुरुकुल का हम स्थापित करें, गुरुकुल का जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको पुनः हम जीवंत करें। और क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि जब तक हम अपनी पुरानी संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं और उस परंपरा पे नहीं चलेंगे तो शायद हम बहुत पीछे रहेंगे। और आज वक्त आ गया है, क्योंकि राम जी ने जो वरदान दिया था इस कलयुग में, तो वो चरितार्थ होते देख रहे हैं, तो हमारा बहुत अहम रोल हो जाता है यहाँ। अच्छा, इसमें क्या आपकी भूमिका में प्रदेश में अन्य जगहों पर जाकर, मतलब शहर से बाहर दूसरे शहरों में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार वो किस तरह से होता है? क्या उसकी कोई योजना भी आपके मस्तिष्क में है? फ़िलहाल हमारी सारी प्लानिंग चल रही है, इसमें भी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं किस तरीके से। और वैसे तो हमारा आधा जो सहयोग है, जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद है, वो तो मीडिया ने ही कर दी। आप जैसे लोग जो हैं इसको पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपने पा लिया है अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने मनोयोग से। हम तो उसको सिर्फ आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मतलब निश्चित रूप से आप में कुछ तो ऐसी विशेषता होगी ही जो आपको आगे लेकर के आई है, समाज में ऊपर लेकर के आई है। लेकिन ये सच है कि समाज के खास तौर से किन्नर वर्ग के तबके को शिक्षित करने और उनको भी उस स्तर तक लाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मैं सक्षम हूँ और सामर्थ्य रखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपने किन्नर समाज को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए समाज की मुख्य धारा में लाना होगा, उनके तथा उनके कल्याण के लिए तत्पर रहना होगा। और उसके साथ में वही जो हम शिक्षा, रोजगार और एक सम्मानीय जो हमारे अधिकार हैं, चाहे वो शासकीय हों अशासकीय हो, उसमें हमारा अधिकार बनता है और पुनः हम लोग समाज में जुड़ने का प्रयास करेंगे जो उपेक्षित रहे हैं। और यहाँ पे मैं समाज से भी यही उम्मीद रखती हूँ, आशा रखती हूँ कि समाज से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहले मुझे ये बताइए, समाज इस समय समाज को आप किस दृष्टि से देखते हैं? समाज का रवैया आपके प्रति या आपके समाज के प्रति वर्तमान में कैसा है? क्या ये आपको उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है? बिल्कुल, क्योंकि या आपको भी उपेक्षा सी महसूस होती है? क्या लगता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्वभाव था मेरा समाज के प्रति, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि शायद जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बात समझ में आई, तो अपने आप को शांत करते करते जो आज आप यहाँ देख रहे हैं, तो शायद वही धैर्य, पैशन से जो यहाँ तक लेके आया है। तो अब मेरा समाज के प्रति जो है नज़रिया वो अलग है। संजना जी, एक मिनट मैं टोकूंगा जी। ये जो आपने बात कही ना, ये ट्रांसमिशन बहुत उग्र से, बहुत बेचैन से और सामान्य और फिर ऊपर
सकारात्मक होना, ये प्रक्रिया बहुत छोटी नहीं है। इस प्रक्रिया से आप कैसे गुजरे, ये अपने आप पर विजय आपने कैसे प्राप्त करी, अपनी इंद्रियों पर आपने कैसे विजय प्राप्त की, ये जी, कितना मुश्किल है? मुझे लगता है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज हम जब धरती से चांद तक पे जा चुके हैं, जब ये बहुत जो अकल्पनीय कल्पना रही उसको भी साकार कर सकता है इंसान, तो अपनी इच्छाओं पे क्यों नहीं हम विजय पा सकते हैं। तो एक छोटा सा है, क्योंकि आध्यात्म से मैं जब बात करती हूँ तो शायद ये एक आध्यात्मिक की शक्ति है। हम भले ही 2 मिनट ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को याद करें, जिसको आप मानते हो, जिस सांप्रदाय के हो, ऊर्जा मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का प्रभाव, उसका परिणाम आज आपके सामने है। तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और क्योंकि प्रकृति संरक्षण, क्योंकि हर इंसान जो है, आज मैं हूँ या आप हो, हर एक तपस्या ही कर रहे हैं। आप परिवार में रह के तपस्या कर रहे हैं, मैं परिवार को छोड़ के तपस्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी तपस्या शायद परिवार के लिए है, परिवार तक सीमित है, आपके आने वाले वंश के लिए, लेकिन जो मेरी तपस्या है उसका फल शायद पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को मिलेगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो हम किन्नर समाज जो करते हैं वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र हित के लिए सोच के करते हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो जो बात बीच में मुड़ गई, जो मैंने आपसे जाननी चाहिए थी, समाज की निगाह को आप बता रहे थे, फिर बात हम बीच में बता, उसको कैसे देखते हैं? अभी समाज का रवैया कैसा होता है? बिल्कुल, एक सिक्के के 2 पहलू, अच्छे भी और बुरे भी हैं। समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। मेरे ख्याल से बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं, लेकिन उस बुरे लोगों को भी अच्छाई में बदलने का शायद अगर प्रयास किया जाए तो वो भी बदलता है। और मेरे ख्याल से अच्छाई और बुराई दोनों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है और ये मेरा खुद का भी है कि अगर रावण नहीं होता तो राम का अवतार नहीं होता, और अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण अवतार नहीं लेते। तो हर अच्छाई को जन्म देने के पीछे एक बुराई का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मेरे साथ जो बुरा हुआ तो उसके पीछे ये अच्छाई थी। तो ये मेरा स्वरूप, और जो मुझे आज जिम्मेदारी, जो कर्तव्य हैं, तो वो मेरे साथ में समाज ने जो बुरा किया, उस बुराई का परिणाम स्वरूप कि मुझे इस स्वरूप में आना था, मुझे ये कर्तव्य, जिम्मेदारी मिलना थी, शायद इसलिए। अच्छा, अपने समाज में भी आप किसी सुधार की गुंजाइश को देखते हैं क्या? बहुत जी बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत तीव्र गति से प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारा किन्नर समाज बहुत उपेक्षित है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि बधाई लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बधाई नहीं मिलती है। अब उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, उनकी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या, सारा उसी पर है। तो हमारे जीवन जीने के लिए एक सबसे बड़ा साधन वही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरा मानना है कि किन्नरों को आप सम्मान पूर्वक क्यों बधाई नहीं देते हैं? उनके जीवन यापन का कोई, बिल्कुल, सबसे बड़ा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब धीरे धीरे विकल्प आएंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये इसमें भी बदलाव आएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा किन्नर समाज अपनी जगह बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि समाज अपनी जगह सही है। लेकिन जब दोनों जगह सामंजस्य से बैठेगा और एक दूसरे के लिए हम रास्ते खोलेंगे तो ये कहीं हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि एनजीओज और सरकार किन्नर समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। उनकी कोशिश है कि इस समाज को एजुकेशन वाइज कह लें, पैसे से कह लें, इनके जीवन यापन को लेकर के कह लें, सरकार की तरफ से भी और एनजीओज भी। तो अव्वल तो क्या ये बात सही है? कहीं कहीं तो ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं देखें तो शायद एनजीओ भी जो है उस हिसाब से उस स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेंसिटाइजेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खासकर किन्नर समाज को लेके। अगर आप चाहते हैं कि भाई किन्नर समाज जो है पढ़े लिखे, और जो शिकायतें रहती हैं लोगों की कि वो इस तरह का बर्ताव करते हैं, उस तरह का बर्ताव करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको आगे आना पड़ेगा। आपको हमारे दरवाजे खोलने होंगे ना, आपको स्वीकार करना होगा। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, समाज के बीच में आएंगे, शिक्षा और रोजगार से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने आप ही तो ये सबसे पहले ये एनजीओ जो भी, अगर एनजीओ स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं तो ये उनका बनता है दायित्व कि वो उसमें सक्रियता के साथ में और बिल्कुल गंभीरता से इन मुद्दों पे काम करें। क्योंकि हमारी भी ज़रूरतें होती हैं, हमारे किन्नर समाज की भी ज़रूरतें, वो कहाँ से पूरा करेंगे ना। तो वो एक सबसे पहले होता है जीवन यापन। तो जीवन यापन तो आज अगर मैं अलग अपने प्रोफेशन में हूँ, आज अगर मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन पूरे किन्नर समाज को तो नहीं ना, पूरा किन्नर समाज सक्षम नहीं है। उनको सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने के लिए सरकार को हर स्तर पे प्रयास करने चाहिए, एनजीओ स्तर पे प्रयास करना चाहिए, तब जाके शायद हो सकता है कि हम एक बड़ा बेहतर बदलाव ला सकें। अच्छा, आपका किन्नर समाज जो बात अभी आप कर रहे हैं, इस बात को लेकर चिंतित है कि समाज में उसको ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा? इस बात को लेकर वो चिंतित है कि उसको जीवन यापन के लिए कुछ एक ठोस योजना बननी चाहिए? क्या किन्नर समाज इतना जागरूक हो रहा है?
या आपके माध्यम से आप जागरूक करना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रयास तो हमारा है जागरूक करना। और दूसरी बात होता है कि बहुत सारी परंपरा जो हम कहते हैं पुरानी चली आ रही है, हम उनको बदल नहीं सकते हैं, तो उनको भी है उस परंपरा के साथ में, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए ही हम वर्तमान स्थितियों को और जो भी योजनाएं हैं उसमें शामिल होंगे कि हम उन परंपराओं को भी नहीं छोड़ सकते। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कल्चर है हमारा, क्योंकि हमारी पहचान है। किन्नर समाज की पहचान जो है वो उसके मांगलिक कार्यों में जाने से ही बधाई बधाई, तो वो नहीं छूट सकता है। लेकिन हाँ, जो पुराने नहीं, उसकी तो समाज को भी जरूरत है, क्योंकि आपकी बधाई को बहुत ऊपर रखा गया है। बिल्कुल, मतलब वो जीवन का हिस्सा है वो। हाँ, अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यूथ जो है, नई जनरेशन, तो मुझे लगता है कि हम उनके साथ में उनको शिक्षित करके शायद एक नई परंपरा का शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पुरानी परंपरा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आने वाला जो किन्नर शिक्षित समाज है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसको मान्य करेगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी होता है कि जो अपनी स्वेच्छा से जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जो रोजगार अपनाना चाहता है, वो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के माध्यम से कुछ मिल सकता है, अगर मुझे लगता है कि मुझे बधाई मांगना चाहिए, बधाई मेरा कल्चर है, तो बिल्कुल मुझे, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं, अपने अपने अधिकार के साथ में अपने अपने रोजगार को अपने हिसाब से जीवन जीने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि धीरे धीरे जागरूकता आएगी। जब जागरूकता आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि हाँ, फिर ये धीरे धीरे अपनी परंपराओं का भी बदलाव आएगा। अभी आप वेद पुराणों का जिक्र कर रहे थे, हमने रामायण की बात करी, महाभारत की। कोई ऐसा प्रहसन बताइए ना रामायण महाभारत का, जहां आप लोगों की भूमिका रही हो और आम जनता तक भी वो बात पहुंचे। सबसे पहले तो मैं ये ज़्यादा नहीं, महाभारत में आपने सभी ने पढ़ा होगा, शिखंडी का बड़ा एक पात्र था। शिखंडी बहुत मुख्य रोल था, क्योंकि जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में जब पूरी कौरव सेना पांडव सेना समाप्त हो गई, सब बंद हो गया, लास्ट में भीष्म पितामह बचे थे, जो सबसे बड़े योद्धा थे। और मेरे ख्याल से अगर भीष्म पितामह नहीं मारे जाते तो पांडव हार जाते। तब जाकर शिखंडी रूपी किन्नर को उस धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में शामिल किया गया और पांडवों की तरफ से किन्नर को युद्ध लड़वाया गया। उसके बाद में आपने देखा कि धर्म की स्थापना हुई। तो ये भी एक संकेत है, ये वेद और पुराण हमें संकेत देते हैं कि जब जब धर्म होगा तो शायद हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को हम नकार नहीं सकते हैं। और जो वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं तो वो मुझे लगता है कि वो भी इन चीज़ों को मानते होंगे। और आज समय आ गया है, आप देख रहे हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है, कि किन्नर समाज जो है हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, अपनी एक अच्छी छवि स्थापित कर रहा है। तो मुझे लगता है हमारा भी वही अहम रोल है, क्योंकि हम समाज का ही अभिन्न अंग हैं। आप मुझे मिले हैं इसलिए मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप रामचरितमानस का भी जिक्र कर रहे थे, वो घटना भी, वो प्रहसन भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जहाँ आपकी भूमिका आती है। जो मैंने अभी बताया था कि राम जी को जब वनवास हुआ 14 वर्ष का, उस समय सभी अयोध्या के नर नारी किन्नर सभी उनको विदा करने जाते हैं, सरजू तट पे विदा करते हैं। विदा करने के बाद में जब वहीं रुकते हैं तो राम जी उनको आज्ञा देते हैं कि समस्त नर और नारी अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि किन्नर जो है वो नर में थे ना नारी में थे, तो वो वहीं रुकते हैं। उनको लगता है कि शायद हमें यहीं रुकने की आज्ञा दी गई है। उसके 14 वर्ष के बाद जब वनवास करके श्री राम आते हैं, जब उनसे भेंट होती है, तब उनसे पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि प्रभु जब आपको वनवास हुआ था तो आपने तो नर और नारी को घर जाने की, अयोध्या लौटने की आज्ञा दी थी। हम तो ना नर में हैं ना नारी में, तो हम आपकी आज्ञा के बिना घर कैसे जा सकते हैं। तब भगवान राम ने वरदान दिया था कि त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा तो तब आपका एक आधिपत्य होगा, जब आपका शासन होगा और आपके आशीर्वाद फलित फूलित होंगे। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे देखती हूँ कि आज मैं जो देख रही हूँ, हमारा किन्नर समाज, आज किन्नर अखाड़ों का गठन हो रहा है, किन्नर समाज से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख रहे हैं, तो शायद वो आशीर्वाद आज फलित फूलित हो रहा है। तो इसको हम झुटला नहीं सकते। अच्छा, आप प्रयागराज गए थे, प्रयागराज की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? क्या वो महाकुंभ जो जिसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया, वहाँ व्यवस्थाएं सब पर्याप्त हैं धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से? कैसा देखा आप? बिल्कुल, देखिए, मैं अगर अपने व्यक्तिगत बोलूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इच्छाएं तो कभी तृप्त होती नहीं हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं जहाँ। और जहाँ पर बात होती है पवित्र प्रयागराज की, जो तीर्थों के राजा हैं, और जब हम किसी साधना स्थल पे या किसी ऐसी तपस्या स्थली पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है, मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिकवाद से दूर होते हुए ऐसी जगह पे। लेकिन वहाँ पे जो वर्तमान में आप जाके देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से धरती पर स्वर्ग का आप आनंद लेंगे। और महाकुंभ की तो फिर बात ही क्या है, वहाँ पे जाने के बाद में मुझे लगता है कि आपकी सारी ज़रूरतें अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो जो व्यस्तताएँ हैं हम उनको एक तरफ रखते हुए
हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमारे वो लक्ष्य को साधते हुए हम कुंभ का आनंद लें, कुंभ में जाके जो भी स्नान पुण्य है वो अर्जित प्राप्त करें, तो करें। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। व्यवस्थाएं तो चलती रहती हैं, व्यवस्थाएं तो हमेशा इधर उधर होती रहती हैं, तो व्यवस्थाओं पे ना ध्यान देते हुए अपने खुद की व्यवस्थाओं पर हम ज़्यादा फोकस करें, तो जी। मुझे लगता है वो ज़रूरी अच्छा, है। आप इलेक्शन कमीशन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वोट देने को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बिल्कुल उतना ही जितना हमें दिनचर्या हमारी, जितना हमारे लिए खाना जरूरी होता है वर्तमान में। हमारी जो मौलिक, हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत के लिए वोट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा दिनचर्या। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और वोट डालने का मतलब होता है कि हाँ, हमें हमारा अधिकार है और हमें उसका हमने उपयोग किया। बिल्कुल हमने अपने मत का उपयोग करके एक नागरिकता साबित की कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। और मुझे लगता है ये तो बड़ा गर्व का पर्व होता है, तो इसमें बढ़ चढ़कर सभी लोगों को, मैं किन्नर को ही नहीं सभी लोगों को बोलती हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। अभी क्या लगता है आपको, अभी वोट डालने को लेकर सामान्य जनमानस कितना चैतन्य है, कितना चिंतित रहता है कि बिल्कुल लापरवाह है? जहाँ तक बात करें पहले में अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन अभी तक जो मैं देख रही हूँ कि अब जो युवा जो हैं, युवा लोग, यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वोटिंग के लिए, और जब भी कुछ ऐसे कैंपेन होते हैं सबसे आगे वही लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि जागरूकता आ रही है। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि इस दिशा में प्रयास करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी भूमिका अब कैसी हो गई? क्योंकि अब आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के, तो आप भी क्या किसी जो कैंपेन इनके द्वारा चले जाएंगे उसमें आप हिस्सेदारी करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें धर्म और राष्ट्र दोनों ही हमारे लिए हैं, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो राष्ट्र, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र हित की जब बात होगी तो बिल्कुल हमारा पूरा किन्नर समाज इसके लिए तत्पर है, और राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए तो हम भी दुआ करते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है विश्व गुरु बने और एक छवि स्थापित करे, क्योंकि यही हमारा गर्व है। और आज भारतीय सनातन संस्कृति, और हम जब बात करते हैं राष्ट्र की, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व हमें महसूस कराती है। और जब हम इस धरा भूमि में पैदा हुए हैं तो हमारा तो वैसे ही सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, और इस ऐसी जगह पर हमारा जन्म हुआ है। और क्योंकि किन्नर कल्चर जो है वो सिर्फ भारत में ही है, पूरे विश्व में, तो आप सोचिए कि कितनी पवित्र भूमि है, किस जगह पर हमारा जन्म हुआ, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार के लिए अगर इलेक्शन कमीशन जो योजनाएं बनाएगा, जाहिर तौर पर आप उसका हिस्सा होंगे उन योजनाओं का, तो उन योजनाओं में आप प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाकर भी लोगों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल प्रयास रहेगा मेरा कि हमारे प्रदेश के अलावा भी, जहाँ हमारे, अगर हम महामंडलेश्वर की बात करते हैं जहाँ 4 राज्य हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ हम एक जगह सीमित ना रहें। अगर हमारे ऊपर कोई दायित्व है तो शायद हम अपने नेटवर्क के आधार पे, नेटवर्क के माध्यम से हमारे राज्य से दूसरे राज्य को भी हम सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मध्य प्रदेश में रह रही हूँ तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मेरा रहेगा। एक इंसानियत के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, जहाँ तक मेरा नेटवर्क है, जहाँ तक मेरी पहचान है, तो मुझे वहाँ पर सहयोग करना चाहिए आपको। अच्छा, बाकी देश की बात हम उसके साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अभी भी इलेक्शन को लेकर थोड़ी उदासीनता रहती है। अव्वल तो आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल। और कौन सा वर्ग ऐसा अभी आपको दिखता है जो ज़्यादा उदास है, या जिसको थोड़ा सा जागरूक किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, वर्ग तो सभी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम निचले तबके के लोगों की बात करते हैं, वैसे तो हमारे समाज में भी थोड़ा सा कमी है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है कि हमारे समाज में भी थोड़ा सा है कि वोटर आईडी नहीं बने किसी किसी के, तो क्योंकि वो नाम इशू पर्सनल कुछ टेक्निकल है उसकी वजह से। और बाकी दूसरा है कि मुझे लगता है कि जो एक शिक्षित समाज है वो बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को समझता है, क्योंकि उनको वैल्यू पता है। तो मुझे लगता है कि आज इस शिक्षा का स्तर अगर बढ़ता है, वैसे तो पहले के बनस्पत अभी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुआ है, और आगे भी शायद मेरे ख्याल से बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा संजना जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं और आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आप जिस जगह पर हैं वहाँ से समाज आपकी तरफ देख रहा है, समाज आपको सुनना चाहता है, तो समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं और उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपेक्षा की अगर बात कहें तो वास्तविकता तो ये है कि अपेक्षाएं तो
हम अपनी ही खुद से ही नहीं रख सकते, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर बात अपेक्षा की है मेरे समाज के लिए, तो मैं समाज से ये अपेक्षा रखती हूँ कि हमारे जैसे लोग, किन्नर समाज के जो हैं, जो आज बहुत उपेक्षित वर्ग माना जाता है, तो उनको आप सम्मान करें। और अगर समाज में आसपास अगर कहीं आप किन्नर हम जैसे लोगों को देखते हैं, तो बिल्कुल सम्मान पूर्वक उनको स्वीकार करें, क्योंकि वो भी समाज का ही अभिन्न अंग हैं। हम भी आपसे ही उत्पन्न हैं, क्योंकि समाज में ही हमारा जन्म होता है और समाज में ही हमारी उत्पत्ति होती है। लेकिन सिर्फ एक छोटे से लैंगिक भेदभाव के चलते हमें पूरा समाज और परिवार त्यागना पड़ता है, जो एक अलग दुनिया बनाता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना होता है। तो मुझे लगता है कि समाज से मेरी यही अपेक्षा है कि हमें आप दिल से स्वीकारें, और जैसे कि अगर आप आसपास देखते हैं एक स्त्री और पुरुष को सम्मान करते हैं, वैसे ही समान दृष्टि हमारे लिए भी रखें। संजना सखी जी, आपसे बात करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय पर किसी नए मेहमान के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।